हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमपीपीएससी योद्धा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखो, हमने पिछले लेक्चर में मध्य भारत का पठार पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं बुंदेलखंड का पठार। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बुंदेलखंड का पठार को हमें कैसे पढ़ना है वो आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो बुंदेलखंड का पठार पढ़ रहे हैं हम। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि हमें ये देखना है कि बुंदेलखंड का पठार आखिर मध्य प्रदेश में कहाँ पर है। अगर हमने ये जान लिया कि ये कहाँ पर है तो हम सारे पॉइंट इससे संबंधित क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप एक मैप बनाइए अच्छा सा। ये एमपी का हम मैप बना रहे हैं। अब आपको बार बार प्रैक्टिस करना है मैप की, ताकि आप एग्ज़ाम में भी क्या कर सको, बना सको। ज़रूरी नहीं है आप कि एग्जैक्ट मैप ही बनाएं। ये एक सांकेतिक मैप है ताकि एग्जामिनर को इतना पता हो कि हाँ, हमें एमपी का मैप आता है। और इससे एक फ़ायदा ये होता है कि हम चीज़ों को बहुत अच्छे से बता सकते हैं मैप के माध्यम से। ये एमपी का मैप है। ठीक है दोस्तों, ये एमपी का मैप है। अब हमें ये बताना है कि बुंदेलखंड का पठार कहाँ पर है। हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से विजुअल हो। तो ये यहाँ से मैंने बताया था आपको कि ये वाला जो पोर्शन है ये बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। ये इतना वाला पोर्शन ये इधर भी था। मैंने बताया था आपको कि ये बुंदेलखंड का पठार है, किंतु ये क्या है, ये वाला जो हिस्सा जो हमें डार्क कलर में दिख रहा है पीछे, ये क्या है, उत्तर प्रदेश में, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। हमें सिर्फ मध्य प्रदेश का बताना है। तो ये रहा मध्य प्रदेश का। अभी बुंदेलखंड का पठार हमें ये पता चलेगा कहाँ पर है। तो मैं इसकी स्थिति बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता हूँ। कैसे बताऊँगा स्थिति कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में कहाँ पर है। तो देखो, मैं ऐसे तो बता नहीं सकता ये कहाँ पे है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ मैं मध्य प्रदेश के उत्तर में। तो मध्य प्रदेश उत्तर में कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे 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 भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मुझे एग्जैक्ट पोजीशन बतानी, तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे क्या है, मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत के पठार के कहाँ पर है, ये पूर्व में। कहाँ पर है, पूर्व में। और इसके जस्ट नीचे क्या है, रीवा पन्ना का पठार। मैंने जब आपको पहली बार मैप बनाया था तो उसमें सारे जितने भी मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश है उसको सबको बताया था कौन कहाँ पर है। तो ये क्या है, यहाँ पे रीवा पन्ना का पठार। तो रीवा पन्ना के पठार के कहाँ है, उत्तर पश्चिम में। ऐसे लिख सकते हैं हम। देखो, ये लिखा है स्थिति कि मध्य भारत के पठार के पूर्व में तथा रीवा पन्ना, ये पंजा नहीं है, ये क्या है, पन्ना है, रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम में। कहाँ पर, ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये हमने क्या बता दी इसकी, ये हमने मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में बता दिया कि मध्य प्रदेश में ये कहाँ पर है। फिर अक्षांशीय विस्तार इसका बताएंगे, विस्तार। तो विस्तार में दो आएगा, एक अक्षांशीय विस्तार, एक दशांश विस्तार। कि पृथ्वी के रिस्पेक्ट में कहाँ पर है। तो ये अक्षांशीय विस्तार इसका देखो 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। ये उत्तरी अक्षांश, ये जरूर याद रखना आपको। आप यहाँ पे ऐसे मत कर देना कि दक्षिणी अक्षांश उत्तरी अक्षांश, ये पूरा उत्तरी अक्षांश ही आएगा। और एक दिन मैंने आपको पूरा बताया था कि इसको उत्तरी अक्षांश हम क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको उत्तरी। और देशांतर में क्या बोलेंगे इसको, देखो, पूर्वी। 77 डिग्री 51 मिनट से 80 डिग्री 20 मिनट। ये डंडा आप जरूर लगाइए यहाँ पे, ऐसा एक खड़ा डंडा, इसको मिनट बोलते हैं। पूर्वी देशांतर के मध्य कहाँ पर स्थित है ये अक्षांशीय स्थिति बता दी। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद भी हो तो कोई दिक्कत, हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर अगला क्या बताएंगे, जब हम अगर इसके अक्षांशीय विस्तार ये सब बता सकते हैं तो इसका क्षेत्रफल भी बता सकते हैं हम। तो क्षेत्रफल क्या है, तो मैंने बताया था आप हर किसी का क्षेत्रफल आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको क्या रखना है, परसेंटेज की मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत, मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, यहाँ पे क्या लिख लीजिए आप, भौगोलिक क्षेत्रफल, भौगोलिक, मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.7%। ये आप परसेंट जरूर याद रखना है आपको, कितने परसेंट है, 7.7% है। ठीक है दोस्तों। फिर अगला पॉइंट क्या लेंगे हम, संबंधित जिले। अब मैंने क्षेत्रफल बता दिया, हम इसके अंदर कौन कौन से जिले ये बता सकते हैं। तो मैंने आपको एक दिन बताया था कि आप जो एटलस मैप आता है, स्टूडेंट एटलस आता है, वो लीजिए आप, और उसमें क्या करिए, मध्य प्रदेश का आप मानचित्र खोलिए, उसमें पॉलिटिकल वाला पार्ट देखिए। पॉलिटिकल, उसमें दोनों पार्ट दे रखते हैं, फिजिकल वाला भी दे रखता है और पॉलिटिकल वाला भी दे रखता है। पॉलिटिकल में आपको सब पता चल जाएगा कौन सा जिला कहाँ पर है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा मोटा मोटा कि कौन सा जिला कहाँ पर, और ये सबसे पहले आपको आना चाहिए।
तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो दतिया है, यहाँ पे दतिया है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अशोकनगर है, इधर नीचे आओगे यहाँ पे तो ये थोड़ा सा ऊपर आ गया है, यहाँ पे सागर है, सागर भी इसी के अंदर आता है बुंदेलखंड के पठार में। यहाँ पे निवाड़ी है, ये टीकमगढ़ से अलग होकर बनाया गया है, यहाँ पे टीकमगढ़ है, यहाँ पे छतरपुर है। 4-5 जिलों के आपको नाम याद रखना है बस। तो देखो हम यहाँ लिख सकते हैं संबंधित प्रमुख जिले, जैसे दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर आदि। पर रीवा पन्ना पन्ना मत लेना, क्योंकि पन्ना को पठार को हम अलग से पढ़ रहे हैं, रीवा पन्ना का पठार आदि, ये आदि जरूर लिखना आप, क्योंकि हमने सारे जिले नहीं लिखे यहाँ पे, कुछ प्रमुख जिले ही लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, आदि ये हमने लिख दिया। फिर क्या है, फिर हम इसका देखो हमने इसके ऊपर की बातें सारी बता दी कि ऊपर क्या क्या है। अब इसके अंदर की बात बताएंगे कैसे बना है। तो देखो इसका निर्माण बताएंगे, निर्माण तो इसका निर्माण किससे हुआ, विंध्य शैल समूह के अपक्षय अपर्दन से। ये क्षय वाला है ना, ये क्षय वाला है, ये वाला क्षय अपक्षय अपर्दन से हुआ है। किससे हुआ है, अपक्षय अपर्दन से हुआ है। तो ये आपको मैंने बताया था कि ये जो मालवा का पठार है बस इसका निर्माण किससे हुआ था, डक्कन ट्रेप की चट्टान से। और डक्कन ट्रेप की चट्टान से क्या बनी थी, बेसाल चट्टान है, और उनसे निर्माण हुआ था मालवा के पठार का, उससे बनी थी काली मिट्टी। और इधर वाले जो भी जितना भी पोर्शन मिलेगा आपको सब में क्या मिलेगा, विंध्य शैल समूह, क्योंकि यहाँ इधर का है विंध्यांचल श्रेणी। तो जितना भी हमने पढ़ा था, जैसे मध्य भारत का पठार पढ़ा था, इसका निर्माण भी किससे होता है, विंध्य शैल समूह से। हम ये बुंदेलखंड का पठार पढ़े, इसका निर्माण किससे हुआ, विंध्य शैल समूह से। अभी हम रीवा पन्ना का पठार पढ़ेंगे तो उसका भी निर्माण किससे हुआ, विंध्य शैल समूह से। और बघेलखंड का पठार पढ़ेंगे तो उसका भी निर्माण किससे हुआ, विंध्य शैल समूह से। तो रहेगी बात आपको, बहुत ही ईजी है इसको पढ़ना और समझना, क्योंकि हमने देखो एक बार इसको अगर क्लासीफाई आप अच्छे से कर लोगे, समझ लोगे, तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं। वर्षा भी हम आराम से याद कर सकते हैं इधर, कि ये वाला जो पोर्शन था इधर, ये 50 से 75 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो वर्षा होगी 75 से 100 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। एक माह आपको ना ये सारे जितने भी भौतिक प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको 3-4 मैप बताऊंगा। 3-4 मैप से क्या होगा, हम सारी मध्य प्रदेश में जितना भी मिट्टी हुई, जलवायु वाला क्षेत्र हुआ, वर्षा वाला क्षेत्र हुआ, भौतिक प्रदेश हुए और जिले, ये 4-5 जितने भौतिक प्रदेश पूरे हो जाएंगे, उसके बाद 4-5 मैप की हम स्टडी कर लेंगे, ताकि इससे क्या होगा, जितने भी भौतिक प्रदेश आपने पढ़े ना, सारे पॉइंट मैं वहीं पे आपको एक बार रिवीजन के तौर पे समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है, मैं सारी चीज़ आपको याद करा के छोड़ूंगा। तो निर्माण बता सकता हूँ विंध्य शैल समूह से, और इसी बुंदेलखंड के पठार में ही निच चट्टान है। ये जो आग्नेय चट्टान थे ना, जो पृथ्वी में सबसे पहले जो चट्टान बनी थी, उसको हम बोलते हैं आग्नेय चट्टान। अब बहुत लंबा समय हो गया तो उसका रूप क्या हो गया, बदल गया है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, नीच चट्टान है। आग्नेय चट्टान का ही रूप क्या, नीच, इसको बोलते हैं बुंदेलखंड नीच। ये देखो नीच चट्टान लिखा है, ग्रेनाइट नीच चट्टान, ये इसी का रूप है। ठीक है दोस्तों, तो अगला पेज हम लेते हैं। अब देखो अगला पेज हमारे पास क्या है, हम पढ़ेंगे जैसे जलवायु। हमने निर्माण पढ़ लिया, हमने ऊपर की बात कर ली थी, अब हम अंदर की बात कर रहे हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, इसके ऊपर की, कि बुंदेलखंड के पठार के ऊपर क्या है। तो ऊपर क्या आएगा, जलवायु, कि यहाँ पे कैसी जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पे कैसी जलवायु पाई जाएगी, विषम जलवायु। यहाँ पे जलवायु कैसी पाई जाएगी, विषम, क्योंकि ये क्या है, भूमि के मध्य घिरा हुआ क्षेत्र है। भूमध्य भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो बीच में भूमि के, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, महाद्वीपीय जलवायु। तो महाद्वीपीय जलवायु को हम विषम जलवायु भी कहते हैं। तो ये विषम जलवायु कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए विषम जलवायु, और फिर इसका मतलब बता दीजिए। विषम जलवायु का मतलब क्या होगा, कि ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक क्या होगी, गर्मी, तथा शीत ऋतु में अत्यधिक क्या होगी, ठंडी। रहेगी याद आपको। अब देखो औसत वर्षा, जब भी हम जल की बात करेंगे तो वर्षा की बात कर लेंगे कि कितनी वर्षा होती है यहाँ पे। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, औसत वर्षा सिर्फ लिखना है आपको, लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर, ये जरूर लिखना है आपको। आपको इकाई बताना बहुत जरूरी है, मिलीमीटर भी तो हो सकता है 75 से 100 मिलीमीटर, तो 75 से 100 मिलीमीटर वर्षा होगी, नहीं, सेंटीमीटर वर्षा होगी। मीटर मत लिख देना, इतनी मीटर अगर वर्षा होगी तो पूरी धरती डूब जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है, जैसे वर्षा की बात करी थी तो मैंने क्या बताया था, जैसे वर्षा हुई तो क्या आएगा, नदियाँ, प्रमुख नदियाँ। इमेजिन करिए आप, जब भी बरसात होती है तो नदियाँ अपने उफान पे होती है। तो प्रमुख नदियों में कौन आएगा, बेतवा। फिर आपको केन लिखना है, क्योंकि ये नदियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुंदेलखंड के लिए, बेतवा, केन। फिर लिखना आप सिंध, धसान, उर्मिल, जमानी आदि, ये नदियाँ बाद में लिखना है। ठीक है, पहले बेतवा और केन लिखना है, क्योंकि प्रमुख नदियों की बात कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारी नदियाँ होंगी वहाँ पे, पर जो प्रमुख नदियाँ हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। अब प्रमुख नदियाँ आ गए तो प्रमुख मिट्टी की बात कर लेंगे। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ देखो मध्य भारत का पठार भी मिल जाता है, इधर रीवा पन्ना का पठार भी आ जाता है, नहीं तो क्या आ जाता है, मालवा का पठार। ये सारी मिट्टियाँ क्या हो जाती है, मिल जाती है। इसलिए कैसी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे, मिश्रित। मिश्रित मिट्टी को हम बोलते हैं लाल काली मिट्टी।
कौन कौन सी फसलें की जाएगी, तो देखो गेहूँ तो हर जगह किया जाएगा, फिर क्या आएगा ज्वार, तिल, और ये आपको याद रखना है दलहन और तिलहन फसल, दलहन और तिलहन फसल, दलहन और तिलहन फसल, दलहन और तिलहन फसल। ठीक है, ये फसलें भी की जाती हैं यहाँ पे, क्योंकि दाल और दलहन फसल सबसे ज़्यादा इधर ही बुंदेलखंड के पठार में की जाती है। तो ये बता सकता हूँ प्रमुख फसलें। अब जब मिट्टी आई थी तो हमने क्या पढ़ा था, फसल आएगी उसके अंदर क्या आएगा, मिट्टी के अंदर वन आएंगे, और मिट्टी के अंदर ही क्या आएगा, खनिज। तो फिर क्या पढ़ेंगे हम, प्रमुख वन। अब प्रमुख वन आप पढ़ोगे तो प्रमुख वन में क्या आएगा, यहाँ पे तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल और नीम आदि पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे आप वन लिख सकते हो, पर दो चार के नाम आप जरूर लिखना कि बबूल, पलाश, नीम, महुआ, तेंदुपत्ता। वन तो सब जगह छोटे मोटे पाए जाएंगे, पर प्रमुख वन ये याद रखना है आपको। अब वन आ गया तो क्या आ जाएंगे, प्रमुख खनिज। अब इस क्षेत्र में कौन से खनिज पाए जाते हैं, हम पढ़ रहे बुंदेलखंड का पठार, तो बुंदेलखंड के पठार में देखो हीरा इधर नहीं पाया जाएगा, हीरा कहाँ पे पाया जाएगा, बघेलखंड के पठार में। किंतु आपको ये याद रखना है जो हीरा है अभी वर्तमान में कहाँ पे खोज, अभी रियो टोरंटो ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है, टोरंटो, रियो ये हटा दीजिए आप 2 मिनट, रियो टोरंटो एक कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है रियो टोरंटो कंपनी। इस रियो टोरंटो कंपनी ने जो छतरपुर है, क्या है, इसी बुंदेलखंड के पठार के अंदर आएगा छतरपुर। तो छतरपुर में एक जंगल है जिसको हम बक्सवा का जंगल बोलते हैं। क्या कहते हैं, बक्सवा के जंगल, यहाँ पे हीरे की खोज की है। ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा था। छतरपुर जिले के अंदर ही बक्सवा के जंगल है, यहाँ पे क्या करा था यूरो टोरंटो कंपनी ने, हीरे के क्या खोजे हैं अवशेष, कि यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा हीरे के निक्षेप जमा है बक्सवा के जंगल, इसीलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में चला था बक्सवा के जंगल कहाँ पर, ये छतरपुर में। तो यहाँ पे भी अभी हीरे पाए जाते हैं। प्रमुख अभी अभी उनका हम उत्खनन नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रमुख खनिज में अभी ये नहीं आएगा। ठीक है, लिख दिया यहाँ पे कि प्रमुख खनिज यहाँ पे है, पर उत्पादन अभी नहीं हो रहा है। यहाँ पे प्रमुख खनिज में कौन आएगा, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट। अब देखो ग्रेफाइट ग्रेनाइट तो यहीं से आ जाएगा, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ, ग्रेफाइट ग्रेनाइट नीच चट्टानों से ही हुआ है। ठीक है दोस्तों, बलुआ पत्थर ये लिख सकते हो आप प्रमुख खनिज में। अब देखो खनिज आ गया, वन आ गया, फसल आ गई, तो हम इसके आधार पर तो लिखेंगे कि प्रमुख उद्योग कौन कौन से है, तो इन्हीं के आधार पर उद्योग लगेंगे। जैसे अगर चूना पत्थर है तो कौन सा उद्योग आ जाएगा, सीमेंट उद्योग। तेंदुपत्ता है तो कौन सा उद्योग आ जाएगा, बीड़ी उद्योग, गन मेटल वर्क्स आदि। और भी उद्योग हैं यहाँ पे, जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे ही इसी क्षेत्र में, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में ही देखोगे आप तो सागर आता है। कौन सा क्षेत्र आता है, सागर। देखो 2 मिनट आपको मैं बता देता हूँ। सागर एक जगह आती है, सागर बुंदेलखंड के पठार में ही सागर है। तो सागर में एक जगह है बीना, तो बीना में ही भारत सरकार ने ओमान देश की सहायता से एक तेल रिफाइनरी लगाई, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय तेल शोधन कार्यशाला, राष्ट्रीय तेल शोधन कार्यशाला, तेल शोधन कारखाना बोल सकते हो या रिफाइनरी। राष्ट्रीय तेल शोधन रिफाइनरी कहाँ पर, ये बीना में, ये याद रख सकते हो आप, क्योंकि ये प्रीलिम्स में आपने पढ़ा भी होगा। और इसी तेल रिफाइनरी से जो उत्पाद प्राप्त होता है उसी के आधार पर कीटनाशक उद्योग भी लगाया गया है, कीटनाशक उद्योग, क्या लगाया गया है, कीटनाशक उद्योग। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 उद्योग भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रमुख उद्योग में। और भी उद्योग लिख सकता हूँ मैं, जैसे चंदेरी में जरी उद्योग भी है। फिर जो ये जो निवाड़ी है, निवाड़ी में एक जगह है प्रतापपुरा, ये टीकमगढ़ में एक जगह है प्रतापपुरा, ये अल्प विकसित क्षेत्र है, उद्योग की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है ये प्रतापपुरा। तो ये भी आप बता सकते हो। फिर देखो प्रमुख उद्योग आगत, अंत में क्या आ जाएगा, देखो प्रमुख पर्यटन केंद्र। अब प्रमुख पर्यटन केंद्र देखो ये इसी पॉइंट के अंतर्गत आपको रखना है, प्रमुख पर्यटन केंद्र के अंदर। तो हमने देखो क्या लिखा है, खजुराहो के मंदिर, ये कहाँ पे है, छतरपुर में। और एक और चीज़ लिख सकते हैं, खजुराहो के मंदिर को हम क्या लिख सकते हैं कि विश्व धरोहर स्थल है। क्या है ये, विश्व धरोहर स्थल, विश्व धरोहर स्थल। कौन सा स्थल है, विश्व धरोहर स्थल या विश्व विरासत स्थल भी हम बोल सकते हैं खजुराहो का मंदिर। फिर देखो ओरछा, ओरछा के मंदिर कहाँ पे, निवाड़ी में। और ओरछा के मंदिर को भी अब क्या करा गया, विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करें, अस्थायी सूची में शामिल करें। तो ओरछा के मंदिर,
तो ये भी एक पर्यटन केंद्र बुरछा का मंदिर। भालकुंड जलप्रपात ये कहाँ पर है? भालकुंड जलप्रपात सागर में, इसी को राहतगढ़ जलप्रपात भी बोलते हैं हम। क्या है ये? सागर में। ये याद। और भी जलप्रपात है यहाँ पे, जैसे पांडव जलप्रपात आपको याद रखना है। ये कहाँ पे? इसी बुंदेलखंड के पठार में पांडव जलप्रपात, पांडव जलप्रपात रहेगी बात आपको याद। ये पांडव जलप्रपात भी यहाँ पे घूमने लायक है। और भी बहुत सारे क्षेत्र आप देख सकते हो इसके अनुसार घूमने के। बस हमें प्रमुख प्रमुख क्षेत्र क्या करना है? याद करना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे लेते हैं हम विशेष पॉइंट। अब बाकी क्या बच जाता है? विशेष पॉइंट। विशेष पॉइंट में क्या लिखेंगे हम कि जो क्या है? विशेष पॉइंट में क्या लिखेंगे हम कि जो जो चीज़ हमने प्रीलिम्स में पढ़ी है, अगर हमारे पास स्पेस बच जाएगा तो हम क्या करेंगे? विशेष पॉइंट करके लिख देंगे। तो विशेष पॉइंट में देखो इसने क्या लिखा है कि जो बुंदेलखंड है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सिद्ध बाबा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है हमसे 2 नंबर में पूछे वो कि बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम लिखिए और उसकी ऊंचाई बताइए। तो देखो बुंदेलखंड सबसे ऊंची चोटी क्या है? सिद्ध बाबा। ये क्या कहाँ पे आती है? दतिया में आती है। और देखो उसकी ऊंचाई भी याद रखना आपको, 1172 मीटर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखो ये जो बेतवा नदी, इसको बुंदेलखंड की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बुंदेलखंड की गंगा। एक चीज़ और याद रखना है आपको इसी विशेष पॉइंट में, याद रखना आपको केन नदी। मैंने बताया था ना प्रमुख नदी में केन नदी। केन नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहते हैं। बुंदेलखंड की जीवन रेखा। रहेगी बात आपको। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट में लिखाता जा रहा हूँ, आप क्या करिए अपनी कॉपी में जब नोट्स बनाए तो उसमें ऐड करते जाइए। आप ये लिखते जाइए, कुछ कुछ पॉइंट जैसे छूट गए हैं तो आपको ये लिखना है। क्या कहते हैं? केन नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा देखो, और बेतवा नदी को क्या कहते हैं? बुंदेलखंड की गंगा। दोनों ध्यान रखना आप अच्छे से। रहेगी बात आपको याद। फिर देखो एक और चीज़ यहाँ पे लिखी है कि ये जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे सूखे की समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इसीलिए इस सूखे की समस्या से निजात पाने के लिए भारत सरकार ने क्या कराया है? भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना, जिसको बोलते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना। ये जरूर याद करना आपको। क्या याद करना है? केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना। बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है दोस्तों, रहेगी बात आपको याद। तो ये हमारे लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको कोई ऐसा पॉइंट लगता है कि जो बुंदेलखंड के पठार में मुझे बताना था, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए।